हाँ तो बच्चों, पिछली बार आप जानते हैं कि पिछले क्लास में हम पढ़ा चुके थे प्रकाश के परावर्तन के बारे में। इसको हम लोग कहते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। और इसके बाद उसमें हम लोग ये प्रकाश के परावर्तन के नियम, इसके बारे में हम लोग पढ़ चुके थे। फिर इसके बाद प्रकाश के परावर्तन में उसमें हम लोग को ये भी पढ़े थे कि दर्पण की फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या में क्या संबंध होता है। ये सब हम लोग पढ़ चुके हैं। यानी इसका मतलब ये होता है कि जो भी हम लोग का गोलीय दर्पण है, दर्पण से संबंधित हम लोग पढ़ चुके हैं। इसके बाद अगला पॉइंट हम लोग पढ़ना है ये प्रकाश के अपवर्तन के बारे में, ठीक है। प्रकाश का अपवर्तन, जिसको हम लोग कहते हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि प्रकाश जो है हमेशा सीधी रेखा में गमन करती है। यह तभी संभव है जब प्रकाश का घनत्व जो है समान होना चाहिए और माध्यम भी समान होना चाहिए। तभी जो है प्रकाश जो है एक मतलब कि सीधी रेखा में गमन करती है। अगर प्रकाश जो है अगर एक माध्यम से अगर दूसरी माध्यम में जब प्रवेश करता है तो उसकी दिशा जो है वह बदल जाती है। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि जब प्रकाश की किरण जो है हवा से कांच में प्रवेश करती है या कांच से हवा में प्रवेश करती है, या जब प्रकाश की किरण हवा से पानी में प्रवेश करती है या पानी से हवा में प्रवेश करती है, तो दोनों स्थितियों में ये प्रकाश की जो दिशा होती है वो बदल जाती है, ठीक है। यानी इसका मतलब ही होता है कि जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में पहुंचती है तो उसके दिशा में परिवर्तन होता है। इसी परिवर्तन को हम लोग क्या कहते हैं, प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। प्रकाश के अपवर्तन जो होते हैं इनके कभी कभी ये भी सवाल पूछता है कि प्रकाश के अपवर्तन का कारण क्या है, क्यों प्रकाश का अपवर्तन होता है। ऐसे तो हम लोग जानते हैं कि प्रकाश जो होती है भिन्न भिन्न प्रकाश जो होती है भिन्न भिन्न माध्यमों में प्रकाश का जो वेग होता है वह भिन्न भिन्न होता है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हवा में प्रकाश का जो वेग होता है कितना होता है जी, यानी 3×10⁸ मीटर प्रति सेकंड होता है। इसी तरह से जैसे कांच है, कांच मतलब शीशा, तो कांच में प्रकाश का जो वेग होता है वह 2×10⁸ मीटर प्रति सेकंड होता है। तो ऐसे तो हम लोग देख रहे हैं कि अतः इससे स्पष्ट हो जाता है कि प्रकाश का जो वेग है कांच के वेग से अधिक है, ठीक है। तो इसके कारण क्या होता है कि प्रकाश का अपवर्तन होता है, ठीक है ना। तो इसका मतलब है कि भिन्न भिन्न माध्यमों में प्रकाश का वेग जब भिन्न भिन्न होता है तो भिन्न भिन्न होने के कारण जो है ये प्रकाश का अपवर्तन होता है। इसके बाद हम लोग देखते हैं अगला इसमें पॉइंट पढ़ना है प्रकाश के अपवर्तन के नियम के बारे में। ऐसे तो हम लोग जानते हैं कि प्रकाश के अपवर्तन के दो नियम होते हैं ना, दो नियम होते हैं। इसमें पहला हम लोग का नियम है कि आपतित किरण, अपवर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर खींचा गया विलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। यह तो हम लोग को प्रकाश के अपवर्तन का पहला नियम है। इसमें हम लोग का दूसरा नियम है कि आपतन कोण की ज्या और अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात नियतांक होता है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर हम लोग एक ही माध्यम है, तो ऊपर में जैसे हम लोग मान लेते हैं कि देखिए यहाँ से प्रकाश किरण आती है, इस पॉइंट पर आती है, आने के बाद ये हम लोग का लंब हो जाता है, लंब की तरह मुड़ जाती है, ऐसे नीचे मुड़ जाती है। यानी ऊपर में हम लोग का माध्यम जो है हवा ले लेते हैं और नीचे में हम लोग माध्यम जो है पानी ले लेते हैं। ये चाहेंगे तो हम लोग ये कांच भी ले सकते हैं। तो यहाँ पर ये जो है आपतित किरण है, जो किरण आती है उसको हम लोग आपतित किरण, और जब कोई किरण वस्तु के अंदर जो प्रवेश कर जाती है उसको हम लोग अपवर्तित किरण कहते हैं। तो
आपतित किरण लंब के साथ जो कोण बनाती है इसको हम लोग आपतन कोण कहते हैं, जिसको आई द्वारा डिनोट करते हैं। ये अपवर्तित किरण जो है ये लंब के साथ जो कोण बनाती है इसको हम लोग ये क्या कहते हैं, अपवर्तन कोण कहते हैं, जिसको हम लोग स्मॉल आर द्वारा सूचित करते हैं। तो वही हम लोग को हो जाता है कि एक बार और बता देते हैं प्रकाश के अपवर्तन के नियम के बारे में कि आपतित किरण, अपवर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर, ये आपतन बिंदु है, आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। और दूसरा है कि आपतन कोण की ज्या और अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात क्या होता है, नियतांक होता है, है ना। इसका मतलब ही होता है कि साइन आई बटा में साइन आर इक्वल टू नियतांक। जैसे अभी हम बताया कि आपतन कोण की ज्या जो होता है, ज्या का इंग्लिश होता है साइन। जैसे आप लोग ट्रिग्नोमेट्री में पढ़े हैं, जैसे साइन कॉस टेन कॉट सेक कोसेक, उसी तरह से जैसे मान लें कि साइन है तो साइन का हिंदी जो होता है ज्या होता है, ठीक है। साइन का ये फुल फॉर्म है, ऐसे तो हम लोग शॉर्ट में SIN लिखते हैं, इसका फुल फॉर्म होता है SINE होता है, तो इसका अर्थ क्या होता है, ज्या। तो वही कहता है, वही दूसरा नियम हो गया कि आपतन कोण की ज्या और अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात नियतांक होता है। ये हम लोग को दो नियम मतलब कि प्रकाश के अपवर्तन के हो जाते हैं। इसके बाद इसमें हम लोग को ये अगला पॉइंट इसमें हम लोग पढ़ना है। और दूसरी बात ये भी बता देते हैं कि प्रकाश के अपवर्तन का जो दूसरा नियम है उसको हम लोग स्नेल का नियम भी कहते हैं, स्नेल का नियम। केवल प्रकाश, कभी कभी क्वेश्चन पूछता है कि स्नेल के नियम को लिखें, यानी इसका मतलब ही है कि प्रकाश के अपवर्तन का जो दूसरा नियम है उसी को हम लोग स्नेल का नियम कहते हैं, पहले नियम को नहीं लिखना है। ऐसे अगर क्वेश्चन पूछा जाता है कि प्रकाश का अपवर्तन क्या है, अपवर्तन के नियम क्या है, तो वही दोनों नियम हम लिखेंगे। अगर प्रकाश केवल अगर पूछ देता है कि स्नेल के नियम को लिखें, तो वही प्रकाश के अपवर्तन का जो दूसरा नियम है वही हम लोग का स्नेल का नियम हो जाता है, यानी आपतन कोण की ज्या और अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात नियतांक होता है। अब इसके बाद हम लोग इसमें अगला पॉइंट हम लोग पढ़ेंगे, इसी में हम लोग को अगला पॉइंट पढ़ना है अब हम लोग को अपवर्तनांक के बारे में। अगला पॉइंट है रिफ्लेक्टिव इंडेक्स, अपवर्तनांक। इसको हम कहते हैं रिफ्लेक्टिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। देखिए अपवर्तनांक के बारे में, जैसे मान लेते हैं कि प्रकाश के अपवर्तन का दूसरा नियम बताए थे कि आपतन कोण की ज्या और अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात नियतांक होता है, ठीक है। तो इसी में क्या करना है, थोड़ा सा केवल चेंजिंग करना है। शुरू में केवल लिख देना है कि किन्हीं दो माध्यमों के लिए, कहता है कि किन्हीं दो माध्यमों के लिए आपतन कोण की ज्या और अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात नियतांक होता है। कोई भी दो माध्यम लेते हैं, कोई भी दो माध्यम का मतलब है जैसे मैं हवा और कांच ले लिए, या हवा या पानी ले लिए, यही दो माध्यम हो जाते हैं। तो वही कहता है कि किन्हीं दो माध्यमों के लिए आपतन कोण की ज्या और अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात नियतांक होता है, ठीक है। तो जो अपवर्तनांक होता है इसको हम लोग संकेत में, ठीक है, ऐसे जैसे यू टाइप का होता है, इसको हम लोग म्यू पढ़ते हैं, इसको हम लोग यानी अपवर्तनांक को हम लोग संकेत में म्यू, इसको असमान म्यू ऐसे पढ़ते हैं, म्यू, या जैसे मान लो कि ऐसे होता है इसको हम लोग न्यू पढ़ते हैं। यानी इसका मतलब ही है कि अपवर्तनांक को म्यू या न्यू द्वारा हम लोग सूचित करते हैं। तो चूंकि हम लोग जानते हैं कि अपवर्तनांक जो है एक अनुपात है, इसलिए इसका कोई मात्रक नहीं होता है, ठीक है। इसके बाद अगला पॉइंट हम लोग पढ़ना है इसमें ये लेंस के बारे में। इसी में एक और पॉइंट है हम लोग का, जिसे निरपेक्ष अपवर्तनांक होता है। तो निरपेक्ष अपवर्तनांक का मतलब ये होता है जैसे निर्वात में प्रकाश की चाल और माध्यम में प्रकाश की चाल,
निर्वात का मतलब होता है खाली, जहां पर हवा भी नहीं होता है, जिसको हम लोग कहते हैं अंतरिक्ष, यानी जो स्पेस है, तो वहां पर कोई माध्यम नहीं होता, तो उसको हम लोग निर्वात बोलते हैं। कहता है कि निर्वात में माध्यम प्रकाश की चाल और किसी माध्यम में प्रकाश की चाल, तो कोई भी माध्यम, यानी इसका मतलब है कि हवा, कांच या पानी, ये अन्य माध्यम हो जाता है। तो वही कहता है कि निर्वात में प्रकाश की चाल, ठीक है ना। अगला पॉइंट जैसे हम बताएं, निरपेक्ष निरपेक्ष अपवर्तनांक। तो इसका मतलब ये होता है कि निर्वात में प्रकाश की चाल और किसी माध्यम में प्रकाश की चाल के अनुपात को हम लोग क्या कहते हैं, निरपेक्ष अपवर्तनांक कहते हैं। इसको भी हम लोग क्या कहते हैं कि म्यू या न्यू द्वारा हम लोग डिनोट करते हैं, ठीक है। इसके बाद हम लोग को अगला पॉइंट हम लोग पढ़ना है इसमें। अब हम लोग चलेंगे, जिस तरह से प्रकाश के परावर्तन में हम लोग दर्पण के बारे में पढ़े थे, उसी तरह से प्रकाश के अपवर्तन में हम लोग को अब लेंस के बारे में पढ़ना है, ठीक है। जैसे होता है ताल, अब ताल क्या है, या इसको हम लोग ऐसे अंग्रेजी में लेंस कहते हैं, LENS। लेंस के बारे में आप लोग जानते हैं कि कहता है कि दो निश्चित, या इसको हम ऐसे भी कह सकते हैं कि दो निश्चित आकार वाले ज्यामितीय सतहों से घिरे पारदर्शी माध्यम को, कहता है कि दो निश्चित आकार वाले ज्यामितीय सतहों से घिरे पारदर्शी माध्यम को हम लोग क्या कहते हैं, ये ताल या लेंस कहते हैं। ये लेंस जो होता है किन पदार्थों का बना होता है, ये कांच का बना होता है। इस प्रकार तो हम लोग कहते हैं कि जो लेंस होता है, तो ये मुख्य रूप से दो प्रकार के होते हैं। लेंस जो है ये दो प्रकार के होते हैं। पहला हम लोग को होता है यानी उत्तल लेंस, जिसको हम कहते हैं कन्वेक्स। दूसरा होता है अवतल लेंस, जिसको हम लोग कहते हैं कनकेव लेंस होता है। तो देखिए, अभी तो हम बताएं कि ताल या लेंस जो होते हैं ये मुख्य रूप से दो प्रकार के होते हैं। पहला होता है उत्तल लेंस, जिसको हम लोग कहते हैं कन्वेक्स लेंस कहते हैं। उत्तल लेंस में होता है कि जिस लेंस में बीच का भाग मोटा और किनारे का भाग पतला होता है। देखिए इसका फिगर होता है, इसे हम लोग बनाते हैं। कहता है कि जिस लेंस में बीच का भाग मोटा यानी चौड़ा है और किनारे का भाग पतला होता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, उत्तल लेंस कहते हैं। वही कहता है कि जिस लेंस में बीच का भाग मोटा और किनारे का भाग पतला होता है, उसको हम लोग उत्तल लेंस कहते हैं। और अवतल लेंस में होता है कि जिस लेंस में ठीक इसी का उल्टा है, जिस लेंस में बीच का भाग पतला और किनारे का भाग मोटा होता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, अवतल लेंस कहते हैं, ठीक ना। इसके बाद ये तो दोनों हम लोग को पॉइंट हो जाते हैं, और इसमें कुछ हम लोग को लेंस से संबंधित कुछ प्रमुख पद भी होते हैं। तो ऐसे तो हम लोग ये भी देखते हैं कि लेंस जो होते हैं मुख्य रूप से लेंस में नहीं दोनों का ज्यादा प्रयोग होता है। ऐसे उत्तल लेंस भी अवतल लेंस भी ये भी तीन तीन प्रकार के होते हैं। जैसे उत्तल लेंस को भी जैसे हम प्रकार में जैसे हम बता सकते हैं, ये तीन प्रकार के होते हैं। जैसे उभयोत्तल होता है, समतलोत्तल होता है, अवतलोत्तल होता है, ठीक है। ये मतलब कि उत्तल लेंस वैसे तीन प्रकार के होते हैं, यानी उत्तलोत्तल, समतलोत्तल और हम लोग को अवतलोत्तल, ठीक है। उसी तरह से ये अवतल लेंस है, ये भी हम लोग को तीन प्रकार के होते हैं। ये उभयोत्तल, समतलोत्तल, समतलावतल, ठीक है, और हम लोग को उत्तलावतल। जैसा कि सारा जो आप लोग को नोट्स भेजा गया है, तो उसमें जो है सारा चीज वर्णन किया गया है। अब इसी में अगला पॉइंट पढ़ना है कि लेंस से संबंधित कुछ प्रमुख पद हैं।
प्रमुख ये पदों में, जैसे ये पहला पद हम लोग का है, इसको हम लोग कहते हैं वक्रता केंद्र। वक्रता केंद्र, इसको अंग्रेजी में कहते हैं कर्वेचर ऑफ सेंटर। कर्वेचर ऑफ सेंटर। देखिए, वक्रता केंद्र का मतलब ही होता है कि लेंस जिस गोले का भाग होता है उसके केंद्र को। तो ऐसे तो देखते हैं कि जैसे मान लेते हैं कि ये तो उत्तल लेंस हो जाता है, ये भी उत्तल लेंस में दो सतहें होती है, ये पहला सतह है, ये दूसरा सतह है। तो जैसे मान पहला सतह है, ये भी क्या है, एक खोखले गोले का भाग है, ये दूसरा सतह है, ये भी क्या है, एक खोखले गोले का भाग है। और जब गोला है तो इसका कोई ना कोई केंद्र होगा। ऐसा मान लें कि ये इस मतलब कि गोले का केंद्र जो है ये C1 मान लेते हैं, इस गोले का केंद्र जो है ये C2 मान लेते हैं। तो यानी वही कहता है कि वक्रता केंद्र के बारे में, ये कहता है कि दर्पण जिस गोले का भाग होता है उसके केंद्र को हम लोग क्या कहते हैं, वक्रता केंद्र जो है कहा जाता है। तो चूंकि लेंस में दो सतहें होती हैं, इसलिए इनके दो वक्रता केंद्र भी होते हैं, ठीक है। दो वक्रता केंद्र होते हैं, दो फोकस दूरी होते हैं, ठीक है। उसी तरह से जैसे अवतल लेंस है, अवतल लेंस में भी देखिएगा, ये भी क्या है, खोखले गोले का ही भाग है, ये भी क्या है, ये भी गोले का ही भाग है। तो इसका भी हम लोग का केंद्र होता है, इसका भी जो केंद्र होता है वही केंद्र जो होता है ये हम लोग को ये वक्रता केंद्र जो है कहलाता है। इसी तरह से इसके बाद पहला पॉइंट तो हम लोग वक्रता केंद्र है। इसके बाद दूसरा पॉइंट है ये मुख्य अक्ष। मुख्य अक्ष कहे क्या प्रधान अक्ष कहते हैं, इसको कहते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। तो यहाँ पता आपको देते हैं कि उत्तल लेंस है और अवतल लेंस है, ठीक है। तो दोनों के जो वक्रता केंद्र है, वक्रता केंद्र को मिलाने वाली रेखा, ये समान है कि ये उत्तल लेंस है, इसका वक्रता केंद्र एक C1 है, एक C2 है। तो दोनों को अगर हम मिला देते हैं, ये मिलाने से जो रेखा ये प्राप्त होती है, इसी रेखा को हम लोग क्या कहते हैं, मुख्य अक्ष कहते हैं। उसी तरह से ये अवतल लेंस में देखिए C1 है, ये C2 है, इसको भी मिलाने से जो रेखा प्राप्त होती है ये भी क्या हो जाती है, ये मुख्य अक्ष हो जाती है। यानी इसका मतलब ही है लेंस के दोनों वक्रता केंद्रों को मिलाने वाली रेखा को हम लोग क्या कहते हैं, मुख्य अक्ष कहते हैं। इसके बाद इसी में फिर हम लोग को ये अगला पॉइंट, इसमें ये तो दो पॉइंट हो गया, इसी में फिर हम लोग का तीसरा पॉइंट हम लोग पढ़ना है ये फोकस के बारे में। तीसरा पॉइंट है हम लोग का फोकस।